हाँ बेटा, लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, वैसे मेनली ये वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है, अपन थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं टक्कर यानी कि कोलिजन। हाँ, जो टक्कर होती है वो दो या दो से ज्यादा पिंडों के मध्य हो सकती है, लेकिन जब भी दो या दो से ज्यादा पिंडों के मध्य टक्कर होती है तो हर प्रकार की टक्कर के लिए एक यूनिवर्सल चीज है कि सभी प्रकार की टक्करों के दौरान जिस निकाय के अंदर टक्कर हो रही है उस निकाय के लिए संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना का मतलब यह है कि टक्कर होने से पहले निकाय का कुल संवेग टक्कर होने के बाद निकाय के कुल संवेग के हमेशा बराबर रहेगा। इसका मतलब इस चीज को अपन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि P इनिशियल PI का मान P फाइनल के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी दो या दो से ज्यादा पिंडों के मध्य टक्कर होती है तो उस टक्कर के लिए वास्तव में उन पिंडों का भौतिक संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड परमाणु का जो प्रयोग होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, स्वर्ण नाभिक, और उसकी तरफ जब अपन अल्फा कण की बौछार करते हैं तो वो अल्फा कण उस नाभिक से टकराने से पहले ही घूम करके वापस पीछे आ जाता है। तो वास्तव में वहां पर उस नाभिक और अल्फा कण के मध्य भौतिक संपर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब वो अल्फा कण प्रतिकर्षण के कारण घूम के वापस पीछे आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि उन दोनों के मध्य टक्कर हुई है। लेकिन अपने यहाँ पर फिजिक्स में अपन इस प्रकार के टक्करों की बात नहीं करेंगे जहां पर भौतिक संपर्क नहीं होता है। अपन केवल उन्हीं टक्करों की बात करेंगे जहां पर पिंडों के मध्य भौतिक संपर्क होता है, और उसमें भी 99% अपन केवल दो पिंडों के मध्य होने वाली टक्कर के लिए बात करेंगे। अच्छा बेटा, किसी भी प्रकार की टक्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रत्यावस्थन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अपन शॉर्ट में ई लिखते हैं और इस ई के मान से ही हम पता करते हैं कि ये किस प्रकार की टक्कर है। वास्तव में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि प्रत्यावस्थन गुणांक ई क्या होता है? टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। पहले अपन इस प्रत्यावस्थन गुणांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन अलग अलग प्रकार की टक्करों के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में एक वस्तु है या कोई गेंद है जिसको अपन ने 80 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है। ये यहाँ पर धरातल से आकर टक्कर करती है। माना कि जब ये धरातल से टक्कर करती है तो टक्कर करने से पहले इसका वेग था v1, फिर ये यहाँ से टक्कर करके वापस ऊपर उछलती है तो माना कि इसका प्रारंभिक वेग v2 था, और इस बार ये अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है। तो अपने को ये बताना है कि इस गेंद और धरातल के मध्य होने वाली टक्कर के लिए प्रत्यावस्थन गुणांक ई का मान कितना होगा। ओके बेटा, यदि अपन ने पहले इसको 80 मीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा है तो जब ये धरातल से टकराएगी उस समय इसका वेग v1 अपन निकाल लेते हैं। v1 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली v1 का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट आप सोच लो एक बार v1 की वैल्यू कहाँ से आई। अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु नीचे की तरफ आ रही है और गुरुत्वाकर्षण g भी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो अपन न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण प्लस में यूज करते हैं। अच्छा बेटा, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या होगा? v² बराबर u² प्लस 2gh। v की जगह आ जाएगा v1² बराबर u का मान कितना हो गया 0, और 2gh की जगह क्या आ जाएगा h1। तो अपने पास में आंसर आ जाएगा v1 बराबर √2gh1। अच्छा बेटा, 2g की वैल्यू 10 और h1 की वैल्यू 80। सोल्व करेंगे तो v1 का मान आ जाएगा हमारे पास में कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार अगर ये वापस v2 वेग से ऊपर जा रही है तो v2 का मान होगा √2gh2। h2 का मान कितना है 20। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिए बेटा, जो टक्कर हुई है वो किस किस के मध्य हुई है? गेंद और धरातल के मध्य। हमारा फॉर्मूला क्या होता है ई का? टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग अपन कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, वैसे पीछे अपन ने पढ़ा है। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष वेग ज्ञात करने के लिए उनके वेगों को हम माइनस करते हैं। यदि दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष वेग ज्ञात करने के लिए हम उनके वेगों को प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रही है और दूसरी भी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे ही जा रही है। दोनों समान दिशा में जा रही है 6 और 4 से, तो उनका सापेक्ष वेग होगा माइनस करके 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रही है और दूसरी 4 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे जा रही है तो इस स्थिति में उनके मध्य का सापेक्ष वेग होगा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए बेटा यहां देखते हैं टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग। टक्कर के बाद इस वस्तु का वेग कितना हो गया बेटा 20 मीटर पर सेकंड, और धरातल का वेग कितना है 0। टक्कर के बाद वस्तु
और धरातल की बात करनी है, धरातल का वेग कितना है 0 और वस्तु का वेग कितना हो गया 20, तो चाहे 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो कोई दिक्कत नहीं है, सापेक्ष वेग कितना आएगा बेटा 20। अच्छा बेटा, टक्कर से पूर्व धरातल का तो वेग तो तब भी कितना था 0 और वस्तु का वेग कितना था 40 मीटर पर सेकंड, तो बताइए टक्कर से पूर्व दोनों के मध्य का सापेक्ष वेग कितना होगा 40 मीटर पर सेकंड, तो अपना आंसर आ जाएगा 20/40 यानी कि 0.5। और इस प्रत्यावर्तन गुणांक ई का कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट अब अपन बात कर रहे हैं टक्कर के प्रकार। जस्ट अपन ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा प्रत्यावर्तन गुणांक ई, वास्तव में उस ई के मान से ही डिसाइड होता है कि जो अपने पास में टक्कर हो रही है वो किस प्रकार की टक्कर हो रही है। बेसिकली जो टक्कर होती है वो दो प्रकार की होती है। एक अपन यहां पर पढ़ रहे हैं सम्मुख टक्कर हेड टू हेड कोलिजन, दूसरी अपन आगे पढ़ेंगे तिर्यक टक्कर यानी कि ऑब्लिक कोलिजन। एक्चुअल में सम्मुख टक्कर क्या होती है? सम्मुख टक्कर वो होती है जिसमें पूरी की पूरी टक्कर एक सीधी सरल रेखा के अंदर होती है। आगे अपन पढ़ेंगे तिर्यक टक्कर जो कि अलग अलग रेखाओं से गति करते हुए आते हुए पिंडों के मध्य होने वाली टक्कर होती है। अभी अपन सम्मुख टक्कर की बात कर रहे हैं, तो सम्मुख टक्कर के अंदर पूरी की पूरी टक्कर एक सीधी सरल रेखा के अंदर ही होती है। अच्छा बेटा, जो सम्मुख टक्कर होती है वो भी अब 3 प्रकार की होती है। सम्मुख टक्कर भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर, उसके आगे अपन पढ़ेंगे अप्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर और उसके आगे अपन पढ़ेंगे पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर। सम्मुख टक्कर में अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सी? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर जो कि सम्मुख है। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर जो होती है उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना, ये तो सभी प्रकार के टक्करों के अंदर होती है, यानी कि पी का मान पी एफ के बराबर होगा। दूसरी शर्त क्या होती है? इसका प्रत्यावर्तन गुणांक ई का मान 1 होता है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा सोचिए, ई बराबर क्या होता है? टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। अगर ई का मान अपन ने 1 पुट कर दिया तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि टक्कर के पूर्व का सापेक्ष वेग और टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तीसरी चीज, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यानी कि के आई टक्कर से पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, के एफ टक्कर के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये 3 शर्तें होती है किसकी? पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर के लिए। ओके बेटा, अपन एक डायग्राम देख रहे हैं। हमारे पास में एक m1 द्रव्यमान का पिंड है जो कि u1 वेग से आगे की तरफ गतिशील है और दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड है जो कि u2 वेग से आगे की ओर गतिशील है। अच्छा बेटा, आप एक चीज सोचिए पहले, इन दोनों के मध्य टक्कर तभी होगी जब u1 का मान u2 से ज्यादा होगा। अगर पीछे वाला पिंड तेजी से चलेगा और आगे वाला पिंड धीरे चलेगा तभी इनके मध्य टक्कर होगी। अगर पीछे वाला पिंड धीरे चल रहा है और आगे वाला पिंड तेजी से चल रहा है तो निश्चित रूप से इन दोनों के मध्य टक्कर नहीं होती। तो अभी टक्कर के लिए u1 का मान u2 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। चलो मान लो इनके मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर हुई और टक्कर के बाद में इस m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग हो गया है v1 और m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग हो गया है v2। अच्छा, अगर टक्कर के बाद में m2 द्रव्यमान का पिंड आगे चला गया है और m1 द्रव्यमान का पिंड पीछे रह गया है तो इसका मतलब अब टक्कर के बाद v2 का मान v1 से ज्यादा होगा। ध्यान से सोचिए बेटा, यहां पर जब दोनों पिंडों के मध्य टक्कर हुई थी तब दोनों पिंड एक ही बिंदु पर थे। टक्कर के बाद में m2 द्रव्यमान का पिंड आगे चला गया और m1 द्रव्यमान का पिंड पीछे रह गया, इसका मतलब v2 का मान v1 से क्या रहा होगा? ज्यादा। चलिए बेटा, हमें यहां पर ये 2 ज्ञात राशियां ज्ञात करनी है v1 और v2। एक्चुअल में जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो वहां पर अपने को m1 और m2 का मान दिया हुआ होगा, u1 और u2 का मान दिया हुआ होगा और अपने से टक्कर के बाद का वेग v1 और v2 पूछा जाएगा। तो v1 और v2 को सोल्व करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? 2 ज्ञात राशियां हैं v1 और v2, तो सोल्व करने के लिए हमें कितने समीकरण चाहिए? 2। लेकिन यहां हम कितने समीकरण बना सकते हैं बेटा? 3। चलिए तीनों समीकरण एक बार बनाते हैं। पहला समीकरण संवेग संरक्षण नियम की अनुपालना के अनुसार पी आई का मान पी एफ के बराबर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बताइए बेटा, टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग कितना होगा? m1 u1, संवेग b बराबर mv होता है, तो टक्कर से पहले टोटल संवेग कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 और उसका मान किसके बराबर होना चाहिए? टक्कर के बाद का कुल संवेग कितना होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, टक्कर के पूर्व का सापेक्ष वेग टक्कर के बाद के सापेक्ष वेग के बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से समझना बेटा, टक्कर से पूर्व क्या दोनों पिंड एक ही दिशा में आगे जा रहे हैं?
तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो पिंड एक ही दिशा में आगे जाते हैं तो उनका सापेक्ष वेग कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम को माइनस करके। तो अभी बताओ, टक्कर से पूर्व दोनों आगे जा रहे हैं और u1 का मान u2 से ज्यादा है, तभी तो टक्कर होगी। तो टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग क्या हुआ बेटा, u1 माइनस u2। ध्यान से देखना, टक्कर के बाद भी दोनों पिंड आगे जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इस बार भी क्या होगा, माइनस। लेकिन इस बार आंसर जो आएगा वो v2 माइनस v1 आएगा। ध्यान से देखिए, टक्कर से पूर्व u1 माइनस u2 लिखा है मैंने, क्योंकि टक्कर से पूर्व u1 का मान u2 से क्या है, ज्यादा, तभी टक्कर होगी। और टक्कर के बाद में मैंने v2 माइनस v1 लिखा है, क्योंकि टक्कर के बाद में v2 का मान v1 से ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटा, ये अपना दूसरा समीकरण बन गया। तीसरा समीकरण क्या है, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना। तो टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा Ki टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। चलिए बेटा देखिए, टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा इसकी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ये हो गई टक्कर से पूर्व की कुल गतिज ऊर्जा, बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। एक्चुअल में अभी अपने को तीसरे समीकरण की जरूरत नहीं है, दो ज्ञात राशियां हैं, हम केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को सरल करके ही आंसर निकाल सकते हैं। और जब अपन इन दोनों को सोल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास में क्या आता है, आंसर थोड़ा सा टफ है बट आंसर अपने को याद करना पड़ेगा। v1 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दूसरा v2 बराबर 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 और प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इन फॉर्मूलों को यूज करते समय अपने को एक बात का ध्यान रखना है अच्छे से, m1 और m2 द्रव्यमान, ये तो अज्ञात राशियां हैं, इनका आंसर हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। ध्यान देना है अपने को u1 और u2 पर। जब अपन u1 और u2 की वैल्यू यहां पर पुट करें तो अभी जो अपन ने फॉर्मूले सोल्व किए हैं, अपन ने u1 और u2 दोनों को कहां मान के सोल्व किए हैं, आगे की तरफ। अब आपको आगे की डायरेक्शन क्या माननी है बेटा, प्लस, और पीछे की डायरेक्शन क्या माननी है, माइनस। वैसे अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं ना, m1 m2 का मान हमेशा प्लस में होगा। u1 और u2 का मान पुट करते इस समय ध्यान में रखना, यदि u1 u2 आगे की तरफ है तो किस में लेना है, प्लस में, और यदि u1 u2 में से कोई चीज पीछे की तरफ है तो किस में लेना है, माइनस में। हाँ, नेक्स्ट अभी अपन ने बात करी कि अगर दो पिंडों के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, सम्मुख टक्कर, तो टक्कर के बाद में उन पिंडों का वेग v1 और v2 क्या हो जाता है, वो फॉर्मूले अपन ने यहीं पे रखे हैं। v1 बराबर क्या आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2। v2 बराबर क्या आया था, 2m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके बेटा, अब अपन यहाँ पर इसी से संबंधित पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर से संबंधित ही 3 स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं। सिंपल ये केस फर्स्ट ये कहते हैं कि अगर m1 और m2 दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाए, समान, यानी कि ये भी m हो जाए और ये भी m हो जाए, ये u1 वेग से आगे चल रहा है और वो u2 वेग से आगे चल रहा है, तो टक्कर के बाद में इनके वेग v1 और v2 क्या होंगे। चलिए अपन सोल्व कर लेते हैं। ये जो v1 और v2 का फॉर्मूला है, आप उसमें एक काम करो, m1 की जगह भी m पुट कर दो और m2 की जगह भी m ही पुट कर दो और सोल्व करके देखो आंसर क्या आता है। यदि यहाँ पे भी m होगा और यहाँ पे भी m होगा तो m माइनस m 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 2m बटा m प्लस m, ये भी क्या हो जाएगा 2m, तो 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल। v1 का जो आंसर आएगा वो केवल किसके बराबर आएगा, u2 के बराबर आएगा। v1 बराबर क्या आ जाएगा, u2। ओके बेटा, नेक्स्ट v2 बराबर, इस फॉर्मूले में भी m1 और m2 दोनों की जगह m पुट करके देखो। ओके बेटा, 2m बटा m प्लस m, ये भी क्या हो गया 2m, तो 2m से 2m कैंसिल, यहाँ क्या बच गया u1। आगे m माइनस m, तो m माइनस m क्या हो गया 0, तो कंप्लीट टर्म क्या हो गई बेटा 0, तो दिस टाइम v2 बराबर आंसर क्या आएगा, u1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके आंसर्स अपने को डायरेक्टली याद करने हैं। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग दिया हुआ हो तब तो अपने को ये बड़े वाले फॉर्मूले यूज करके सोल्व करना है, लेकिन यदि विशेष स्थिति में दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या हो जाए, समान, तो उस स्थिति में क्या होता है, ध्यान से देखिए। टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग, ये पहला पिंड है जिसका वेग कितना है v1, वो टक्कर से पहले दूसरे पिंड के वेग u2 के बराबर हो जाता है।
और टक्कर के बाद दूसरे पिंड का वेग v2 जो होता है वो टक्कर से पहले पिंड के वेग u1 के बराबर होता है। इनकी कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान हो तो ये अपने वेगों को अंतर परिवर्तित कर लेते हैं। पहला पिंड अपना वेग दूसरे को दे देता है और दूसरा पिंड अपना वेग पहले पिंड को प्रदान कर देता है। अभी इसका वेग कितना था u1 और इसका कितना है u2। तो देखो टक्कर के बाद में u1 तो चला गया दूसरे पिंड के पास में और u2 चला गया है पहले पिंड के पास में। तो यदि पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर हो रही है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान हो तो टक्कर के बाद ये पिंड अपना वेग अंतर परिवर्तित कर लेते हैं। केवल कब? जब दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान हो। इसके बाद में दो स्पेशल केसेस हो रहे हैं, लेकिन इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार आप लिख के छोड़ देना। यदि m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 हो और u2 का मान 0 हो, यानी कि दूसरा पिंड बहुत भारी हो लेकिन दूसरा पिंड क्या हो, स्थिर भी हो, और पहला पिंड m1 जो है वो मान लो u1 वेग से कहां जा रहा है, आगे, तो टक्कर के बाद में इन दोनों पिंडों के वेग क्या होंगे, v1 बराबर क्या आएगा। अभी अपन एक काम करेंगे, m2 का मान m1 से बहुत ज्यादा है, तो यदि m2 का मान बहुत ज्यादा है और m1 का मान बहुत ही कम है तो इस m1 को हम क्या मान लेंगे, नगण्य। अभी m1 का मान बहुत कम है तो m1 को अपन क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य का मतलब क्या मान लेंगे, 0, और u2 का मान भी कितना है, 0। कुछ नहीं करना है, इन दोनों फॉर्मूलों में m1 का मान भी 0 पुट कर दो और u2 का मान भी क्या दिया हुआ है, 0, और सोल्व कर लो क्या आंसर आता है। हाँ बेटा, m1 का मान 0 तो ये भी 0 और ये भी 0, तो यहां बचेगा -m2 और नीचे बचेगा +m2, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा -u1, और u2 का मान क्या है, 0, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो सुनिए बेटा, v1 बराबर आएगा -u1 का मतलब क्या है कि टक्कर के बाद में इसका वेग u1 के बराबर ही रहेगा, लेकिन माइनस का मतलब वो वेग कहां होगा, पीछे की ओर होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आगे की तरफ वेग हो तो क्या लेना है, प्लस, और पीछे की तरफ वेग हो तो क्या लेना है, माइनस। तो अभी v1 बराबर वास्तव में क्या आया था बेटा, -u1, लेकिन माइनस का मतलब ये वेग कहां है, पीछे की तरफ, और आंसर कितना रहेगा, u1 के बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार इस फॉर्मूले में भी आप m1 का मान भी क्या कर दो, 0, तो m1 का मान 0 करते ये पूरा 0 हो गया, और u2 का मान भी क्या कर दो, 0, तो ये भी पूरा क्या हो गया, 0। u2 का मान कितना रहेगा, 0 के बराबर ही रहेगा। यानी यदि कोई हल्का पिंड u1 वेग से गति करता हुआ आगे जाता है और सामने रखे हुए किसी स्थिर भारी पिंड के साथ पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है तो टक्कर के बाद में वो हल्का पिंड उतने ही वेग से लौटकर वापस पीछे आ जाता है और भारी पिंड स्थिर का स्थिर ही रहता है। m1 का मान 0 और u2 का मान 0, दोनों इसमें पुट करके देख लेना, v1 का आंसर आ जाएगा -u1, यानी कि u1 वेग ही रहेगा, लेकिन माइनस का मतलब कहां होगा, पीछे की तरफ, और v2 का मान क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट केस थर्ड में क्या हो रहा है, m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, इसका मतलब पहला पिंड इस बार क्या है, भारी, और वो u1 वेग से गतिशील है, और u2 का मान क्या है, 0, दूसरा पिंड हल्का है और वो क्या है, स्थिर। तो इस बार अपने को क्या करना है, u2 का मान 0 पुट करना है, और m2 का मान बहुत कम है तो m2 का मान क्या पुट कर दो, 0। m2 का मान 0 पुट करो, u2 का मान 0 पुट करो, इन दोनों फॉर्मूलों में आप सोल्व करके देख लेना। v1 बराबर तो आएगा हमारे पास में u1, सोल्व करके देख लेना, यानी कि ये पहला पिंड तो जितने वेग से पहले चल रहा था उतने ही वेग से बाद में भी चलता रहेगा। दूसरा हल्का पिंड जो पहले स्थिर था, जब इसको सोल्व करते हैं तो v2 बराबर आएगा हमारे पास में, v2 बराबर आएगा हमारे पास में 2u1, यानी कि एक भारी पिंड u1 वेग से चल रहा है, उसके आगे एक हल्का पिंड रखा हुआ है जो कि स्थिर है। यदि इनके मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर होती है तो टक्कर के बाद में ये भारी पिंड तो उतने ही वेग से चलता रहेगा, लेकिन जो हल्का पिंड रखा हुआ था आगे वो उसके डबल वेग से आगे की तरफ गति करेगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट अब अपन पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये अपने पास में 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है जो कि u1 बराबर 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की तरफ गतिशील है, और दूसरा 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है जो कि आगे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। अगर दो पिंड विपरीत दिशा में चल रहे हो
तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनका वेग कुछ भी हो, निश्चित रूप से उनके मध्य टक्कर होगी। लेकिन अगर दोनों समान दिशा में चल रहे हैं तो आप सोच के देखो, टक्कर तभी होगी जब आगे वाले पिंड का वेग कम रहे और पीछे वाले पिंड का वेग ज्यादा हो। तो अभी यहाँ पर दोनों के मध्य टक्कर होगी। यहाँ जो टक्कर हो रही है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। तो टक्कर के बाद में मान लो इसका वेग हो गया v1 और इसका वेग हो गया v2। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि अपने को v1 और v2 का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग है 6 और 4। एक चीज बताऊं, अगर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान ही होता, मान लो 6 किलोग्राम और 6 किलोग्राम, तो ये फॉर्मूला लगा के अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान समान होता तो टक्कर के बाद इसका वेग हो जाता 6 और उसका वेग हो जाता 8। स्पेशल केस फर्स्ट, समान द्रव्यमान के पिंडों के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होने पर टक्कर के बाद उनके वेग क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों पिंडों का द्रव्यमान अलग अलग है, इसलिए अपन v1 और v2 का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके बेटा, v1 का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ओके बेटा, m1 का मान कितना लेना है 6, m2 का मान कितना लेना है 4, द्रव्यमान दोनों प्लस में आएंगे। अब ध्यान से देखना, u1 कहां है, आगे की तरफ, तो u1 का मान लेना है प्लस का 8, u2 कितना है 6 और ये भी कहां है, आगे की तरफ, तो u2 का मान भी कितना लेना है प्लस का 6। ध्यान से सुनो बेटा, अगर ये 6 मीटर पर सेकंड जो वेग था वो पीछे की तरफ होता तो, और u1 बराबर 8 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ होता तो u1 का मान तो प्लस का 8 आता। बट अगर ये पिंड पीछे की तरफ गतिशील होता तो u2 का मान आपको कितना लेना चाहिए था, -6, लेकिन यहाँ पर आगे की तरफ है तो कितना लेंगे +6। और इसको सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लेना, v1 का मान आ जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड। सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली v2 का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, m1 का मान 6 किलोग्राम, m2 का मान 4 किलोग्राम, द्रव्यमान हमेशा प्लस में होता है, u1 का मान प्लस का 8 आगे की तरफ है और u2 का मान भी प्लस का 6 क्योंकि वो भी आगे की तरफ है। सोल्व करते हैं तो v2 का मान आ जाएगा 8.4 मीटर पर सेकंड। सिंपल ही है, सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इस टक्कर के दौरान पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित प्रतिशत गतिज ऊर्जा कितनी है। अच्छा बेटा, टक्कर से पहले माना कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा है k1। जब इस k1 को अपन सोल्व करते हैं 1/2 mv स्क्वायर से, तो 1/2 m का मान ले लेना 6 और v का मान 8, तो स्क्वायर होके हो जाएगा 64। काट पीट के सोल्व करोगे तो टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा आ जाएगी 192 जूल, इसकी आएगी 72 जूल। टक्कर के बाद अब अपने को इसका द्रव्यमान पता है और इसका वेग v1 भी अपने को पता है 6.4 मीटर पर सेकंड। जब गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर सोल्व करते हैं तो टक्कर के बाद इसकी गतिज ऊर्जा सपोज दैट k1 डैश हो जाती है, इसका आंसर आता है 122.88 जूल। और k2 डैश टक्कर के बाद इसकी गतिज ऊर्जा सोल्व करते हैं तो यह आती है 141.12 जूल। अब ध्यान से समझिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित प्रतिशत गतिज ऊर्जा, सिर्फ पहले पिंड पर कंसंट्रेट करो। पहले पिंड के पास पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 192 जूल। टक्कर के बाद पहले पिंड के पास कितनी गतिज ऊर्जा बची 122.88 जूल। दूसरे पिंड को छोड़ दो, सिर्फ पहले पिंड पर कंसंट्रेट करो। पहले पिंड के पास टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 192 जूल और टक्कर के बाद उसके पास में कितनी बची 122.88 जूल। तो बताओ पहले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या कम हो गई क्या? जितनी गतिज ऊर्जा कम हुई है वास्तव में इसने वो गतिज ऊर्जा दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दी। तो बताओ बेटा पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? पहले हमारे पास कितनी गतिज ऊर्जा थी 192, टक्कर के बाद हमारे पास कितनी बची 122.88, तो हमने कितनी गतिज ऊर्जा स्थानांतरित कर दी 192 माइनस 122.88। आंसर आया कितना 69.12 जूल गतिज ऊर्जा पहले पिंड ने दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर प्रतिशत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। तो प्रतिशत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा है 69.12 उसको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 192 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 36%। पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील आगे की तरफ है और 4 किलोग्राम द्रव्यमान का दूसरा पिंड 6 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे की तरफ गतिशील है। तो टक्कर के बाद में अपने को दोनों पिंडों का वेग ज्ञात करना है v1 और v2। सिंपल है, फॉर्मूला वही है। m1 का मान आएगा 6, m2 का मान आएगा 4, u1 का मान आएगा प्लस का 8।
क्योंकि पहला पिंड कहां जा रहा है, आगे की तरफ, और आगे की डायरेक्शन अपन ने क्या मान रखी है, पॉजिटिव। तो u1 का मान कितना आएगा, प्लस का 8। बस केवल एक चीज चेंज होगी, जो u2 है दूसरा पिंड है वो पीछे की तरफ गतिशील है, तो u2 का मान अपन कितना लेंगे, माइनस का 6। अब आप ध्यान से देखना, जब इस चीज को अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा -3.2 मीटर पर सेकंड। यहां पर जो आंसर में माइनस आया है, माइनस क्या बताता है कि टक्कर के बाद में इस पहले पिंड का वेग 3.2 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन वो कहां होगा, पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब पहले पिंड का वेग टक्कर के बाद में पीछे की तरफ 3.2 मीटर पर सेकंड होगा। अगर v1 v2 का आंसर प्लस में है तो आगे की तरफ, और माइनस में है तो पीछे की तरफ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, v2 की बात करें तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m2 इंटू u2। सारी वैल्यूज वापस से पुट करें, m1 का मान 6 किलोग्राम, m2 का मान 4 किलोग्राम, u1 का मान 8 और u2 का मान माइनस का 6। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस का 10.8 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इस पिंड का वेग आगे की तरफ ही होगा 10.8 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वापस से क्वेश्चन वही है, पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित की गई प्रतिशत गतिज ऊर्जा। टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, वापस से वही 192 जूल आएगी, इसकी गतिज ऊर्जा आएगी 72 जूल। टक्कर के बाद में इन वैल्यूज को पुट करके सोल्व करके निकालेंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा K1 डैश बराबर आ रही है 30.72 जूल, और इसकी गतिज ऊर्जा आ रही है 233.28 जूल। अपने को बात करनी है पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित की गई प्रतिशत गतिज ऊर्जा। पहले हम केवल स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो सिर्फ पहले पिंड पर कॉन्सेंट्रेट करो। पहले पिंड की टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 192 जूल, उसको छोड़ो। और टक्कर के बाद में पहले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी बची, 30.72 जूल। तो बची हुई जो गतिज ऊर्जा है 192 की जगह कम होकर के कितनी होगी, 30.72 जूल। वो गतिज ऊर्जा इस पहले पिंड ने दूसरे पिंड को स्थानांतरित कर दी। तो बताओ स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा कितनी आई, 192 माइनस 30.72। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 161.28 जूल। हमें निकालना है प्रतिशत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। तो इस 161.28 को प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 192 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर से संबंधित। तीन समान द्रव्यमान के पिंड हैं m, m और n। ये पहला पिंड u1 बराबर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे की ओर गतिशील है टक्कर से पहले। दूसरा और तीसरा m द्रव्यमान का पिंड स्थिर है। यदि इन द्रव्यमानों के मध्य होने वाली सभी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर हो तो टक्कर के बाद अपने तीनों पिंडों के वेग ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये पहले इन दोनों के मध्य टक्कर होगी तो अगर दोनों समान द्रव्यमान के पिंड हैं तो मैंने आपको बताया है कि टक्कर के बाद में दोनों के वेग क्या हो जाते हैं, अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। उसको छोड़ो एक बार, पहले पिंड का वेग अभी कितना है, आगे की तरफ 6 और दूसरे का कितना है 0। तो जब इन दोनों के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो क्या होगा, उसका वेग 0 इसको मिल जाएगा और इसका वेग 6 उसको मिल जाएगा। तो इसका वेग कितना हो जाएगा 0, उसको वेग कितना मिल गया 6। बट अभी वो 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता हुआ आगे जाएगा और फिर से इसके साथ में क्या करेगा, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करेगा तो वापस से इसके वेग क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। तो उस दूसरे पिंड को वेग कितना मिल जाएगा 0 और तीसरे पिंड को वेग कितना मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो टक्कर के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा 0 और इसका टक्कर के बाद में वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आगे की ओर। सम्मुख टक्कर जो होती है, अपन ने पिछले क्लास में बात करी थी, सम्मुख टक्कर 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट सेकंड अपन पढ़ रहे हैं सम्मुख टक्कर का ही दूसरा प्रकार अप्रत्यास्थ टक्कर, इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ बेटा, इस टक्कर की भी 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है, यानी कि पीआई का मान पीएफ के बराबर रहता है। पहली विशेषता वही है जो कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए थी। दूसरी विशेषता, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान ई का मान 1 होता है। यहाँ ई का मान 0 से 1 के मध्य कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.8, 0.7 कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज, वहां पर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती थी, अर्थात KI का मान KF के बराबर रहता था और किसी प्रकार की गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती थी। यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, यानी कि KI का मान KF के बराबर नहीं रहता है। वास्तव में KI का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्यादा रहती है और अंतिम गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसका मतलब इस दौरान गतिज ऊर्जा की क्या होती है, हानि। और जो गतिज ऊर्जा की हानि होती है, ये डेल्टा के आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा की हानि, ये KI माइनस KF के बराबर होती है। ओके बेटा, तो अपने पास में 3 शर्तें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट,
यहाँ पर अपन इसका डेरिवेशन सोल्व कर रहे हैं। एक m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से आगे जा रहा है और दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से आगे जा रहा है। चूंकि यहाँ पर u1 का मान u2 से ज्यादा होना चाहिए तभी टक्कर होगी, पिछले वाले पिंड का वेग ज्यादा होना चाहिए और आगे वाले पिंड का वेग कम होना चाहिए। तो सपोज दैट इनके मध्य अप्रत्यास्थ टक्कर होती है और उस अप्रत्यास्थ टक्कर का प्रत्यावर्तन गुणांक अपने पास में e है, e का मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो टक्कर के बाद में मान लो इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया। ये बात भी अपने को समझ में आनी चाहिए कि v2 का मान v1 से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि दूसरा पिंड आगे चला गया है तो उसका वेग ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ज्यादा। हमें दो चीजें सोल्व करनी है, टक्कर के बाद में v1 और v2 के मान ज्ञात करने हैं। अगर अपने को टक्कर के बाद में v1 और v2 के मान ज्ञात करने हैं तो हमें समीकरण चाहिए दो, और बिल्कुल अपन दो समीकरण बना सकते हैं। यहाँ पर पहला संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से, तो संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से समीकरण क्या बनेगा, टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या होगा, ध्यान से देखिए, m1u1 प्लस m2u2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग m1v1 प्लस m2v2। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट दूसरा समीकरण बनाएंगे अपन प्रत्यावर्तन गुणांक ई से। हाँ बेटा, प्रत्यावर्तन गुणांक ई का अपन पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं। ई बराबर क्या होता है, टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। हाँ बेटा, टक्कर से बाद का सापेक्ष वेग क्या होगा, दोनों पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो अपन ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे टक्कर के बाद में, तो टक्कर के बाद में ज्यादा कौन है, v2, तो टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग आएगा v2 माइनस v1 बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। टक्कर से पूर्व भी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस बार भी ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, लेकिन इस बार ज्यादा कौन है, u1, तो बटा में क्या आएगा, u1 माइनस u2। इसको सोल्व करो तो आंसर आएगा e u1 माइनस e u2 बराबर v1 माइनस v2। तीसरा समीकरण अपन यहाँ पर नहीं बना सकते, केवल दो ही समीकरण है, दो ज्ञात राशि है, सोल्व कर सकते हैं। इनको अगर अपन सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है v1 बराबर, डायरेक्टली अपने को आंसर याद करना है, m1 माइनस em2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस em2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u2। सिमिलरली v2 बराबर 1 प्लस em1 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस em1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दोनों फॉर्मूले अपने को अच्छे से याद करने हैं। m1 m2 का मान हमेशा धनात्मक रहेगा, ऐसे की ऐसे पुट करना है। u1 और u2 का मान पुट करते समय ध्यान रखना है कि जो वेग आगे की तरफ हो उसको लेना है प्लस में और जो पीछे की तरफ हो उसको लेना है माइनस में। इन फॉर्मूलों को आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। यदि दोनों फॉर्मूले में हम e का मान 1 पुट कर दें, दोनों फॉर्मूलों में e का मान 1 पुट कर दें तो ये टक्कर कौन सी बन जाएगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर बन जाएगी, और आंसर वही आने चाहिए v1 और v2 के जो कि अपन ने पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर सोल्व किए थे। हाँ, अब अपन प्रत्यास्थ टक्कर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास में 6 किलोग्राम द्रव्यमान का ब्लॉक है जो कि 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रहा है, और दूसरा 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रहा है। चूंकि पीछे वाले पिंड का वेग 8 मीटर पर सेकंड ज्यादा है तो निश्चित रूप से इन दोनों के मध्य टक्कर होगी। माना कि ये जो टक्कर हो रही है वो अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, और उस अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए e का मान 0.5 है। अभी मैंने आपको बताया था अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए e का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य होना चाहिए, और वो मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5। तो टक्कर के बाद में इनके वेग मान लो v1 और v2 हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें v1 और v2 का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले अपन पहला ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर v1 का फॉर्मूला अपने को पता है, इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू पुट करें तो देखो m1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 6 किलोग्राम, e की वैल्यू 0.5, m2 की वैल्यू 4 किलोग्राम, u1 का मान प्लस का 8, चूंकि ये पिंड आगे जा रहा है तो u1 का मान अपन कितना पुट करेंगे, प्लस का 8, m1 m2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा, बाकी सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, u2 का मान कितना पुट करेंगे, प्लस का 4। यदि इसी क्वेश्चन के अंदर ये 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड पीछे की तरफ आ रहा होता तो भी निश्चित रूप से इनके मध्य टक्कर होती। उस स्थिति में इसका मान तो प्लस का 8 ही लेते क्योंकि आगे जा रहा था, लेकिन अगर वो पिंड पीछे आ रहा होता तो उसका मान अपन कितना लेते हैं, माइनस का 4। यहाँ दोनों पिंड आगे जा रहे हैं तो u1 u2 दोनों के मान प्लस में लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अपन v2 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड। चलिए v1 का मान हमारे पास में है और v2 का मान हमारे पास में है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अपन बाद में सोल्व करेंगे, पहले अपन टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इन पिंडों की गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर हाफ mv², तो कोई दिक्कत नहीं है। टक्कर से पहले दोनों पिंडों के लिए फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो। तो टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा k1 बराबर आई थी 192 जूल,
टक्कर से पहले इसकी गतिज ऊर्जा आई थी K2 बराबर 32 जूल। टक्कर के बाद में सोल्व किया तो K1 डैश इसकी गतिज ऊर्जा आ गई 94.08 जूल, सोल्व करके देख लेना। और K2 डैश इसकी गतिज ऊर्जा आ रही है 115.52 जूल। कितनी आ रही है? 115.52 जूल। अब आप ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस टक्कर के दौरान पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित प्रतिशत गतिज ऊर्जा क्या होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देना है, पहले पिंड पर। हाँ बेटा ध्यान से देखो, टक्कर से पहले पहले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी थी? 192 जूल। और टक्कर के बाद में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बची? 94.08 जूल। तो बची हुई गतिज ऊर्जा इसने स्थानांतरित कर दी होगी। हाँ बेटा, इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो पूरी गतिज ऊर्जा है वो दूसरे पिंड को स्थानांतरित नहीं की है, कुछ गतिज ऊर्जा इसमें से वातावरण में भी गई है। यानी कि पहले पिंड ने अपनी गतिज ऊर्जा 192 में से, चाहे वो दूसरे पिंड को स्थानांतरित की हो चाहे वातावरण को करी हो, उसने अपनी कितनी गतिज ऊर्जा स्थानांतरित कर दी? 192 माइनस 94.08। पहले इसके पास कितनी थी? 192, बाद में कितनी बची? 94.08। तो जितनी कम हुई वो इसने क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। तो सोल्व करने से आंसर आया 97.92 जूल। अगर अपन इसका प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत आंसर आ जाएगा 97.92 बटा जो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी 192, इससे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 51%। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है पूरे निकाय की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि। दूसरा क्वेश्चन क्या था? केवल पहले पिंड के द्वारा दूसरे पिंड को स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा। तो वो अपन ने केवल और केवल डैश के बारे में बात की। लेकिन इस बार क्या है? पूरी निकाय की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि। तो पूरी निकाय की गतिज ऊर्जा में पहले हानि निकाल लेते हैं। अभी फॉर्मूला बताया था, गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला क्या होगा? KI माइनस KF। ध्यान से देखना, KI क्या है? टक्कर से पहले निकाय की कुल गतिज ऊर्जा। और निकाय में कितनी चीजें हैं? 2। तो ध्यान से देखो, टक्कर से पहले निकाय की पूरी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 192 प्लस 32 माइनस टक्कर के बाद निकाय की कुल गतिज ऊर्जा 94.08 प्लस 115.52। इसको सोल्व करेंगे तो टक्कर से पहले की टोटल आएगी 224 माइनस टक्कर के बाद की टोटल आएगी 209.6। आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 14.4 जूल। हमें निकालना है इसका प्रतिशत भाग। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो ऊर्जा की हानि हुई 14.4 उसको डिवाइड करो किससे? निकाय की कुल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से। और ध्यान से देखो, निकाय की कुल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी? 224। तो किससे डिवाइड किया? 224 से, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सोल्व करेंगे तो यह आंसर आएगा हमारे पास में 6.42%। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन में पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड को या वातावरण को दी गई प्रतिशत गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हमने भाग किसका दिया? 192 का। दूसरे क्वेश्चन में पूरी निकाय की गतिज ऊर्जा में होने वाली प्रतिशत हानि निकाले। तो पहले पूरी निकाय की हानि निकाली 14.4, और भाग किसका दिया? जो निकाय की प्रारंभिक कुल गतिज ऊर्जा थी। और निकाय की प्रारंभिक कुल कितनी थी? 192 प्लस 32 यानी कि 224। तो 224 का डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 6.42%।